गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और डेट है आज की 4 नवंबर। तो शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के साथ। देख लेते हैं पहली खबर अपनी हाउथी रिबेल्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या खबर है हाउथी रिबेल्स के बारे में। तो आप लोग कुछ टाइम से इजराइल हमास वॉर के बारे में डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनते आ रहे होंगे। तो उसी इजराइल हमास वॉर में अब एक नई एंट्री हो गई है किसकी, हाउथी रिबेल्स की। और कहाँ के रहने वाले हैं हाउथी रिबेल्स, तो ये हैं यमन के रहने वाले। तो आखिर यमन से ये लोग इजराइल में क्या करने गए थे, तो क्योंकि इनका मेन जो कंसर्न है, मेन सपोर्ट है इनका फिलिस्तीन को। तो उस फिलिस्तीन को अपना सपोर्ट शो करने के लिए, शोकेस करने के लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ ड्रोन अटैक करवाए हैं। कहाँ पर, इजराइल में। उसी बारे में ये खबर हो जाती है। यमन हाउथी रिबेल्स क्लेम टू लॉन्च मेजर ड्रोन अटैक ऑन इजराइल इनटू द ऑनगोइंग इजराइल हमास वॉर टू सपोर्ट टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। हाउथी रिबेल्स के बारे में देख लेते हैं। It is an Islamist political and armed organization from the Yemeni government of Sadr in 1990s. It is predominantly Jihadi Shia force from Houthi tribe. तो यमन में एक रहने वाली हाउथी जैदी शिया फोर्स है, उसी के अंदर एक ट्राइब है हाउथी ट्राइब। एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है यमन के अंदर। उस हाउथी ट्राइब से निकल के आए हैं कौन, हाउथी रिबेल्स। क्या है ये, मेनली इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड आर्म ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक राजनीतिक और सशस्त्र संगठन है। कहाँ का, यमन का। कहाँ इसकी, मतलब ये जो संगठन है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, सदा में। सदा क्या है, एक शहर है यमन का। कब, 1990s के दौर में। अगर देखा जाए हाउथी रेबेलियंस का जो ग्रुप है, उसका जो लीडर है करंट में, वो कौन है, अब्दुल मलिक अल हाउथी। इसका अगर मुख्यालय देखा जाए हाउथी विद्रोहियों का, मतलब कहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो वो पड़ता है सदा में एंड सना में। सदा यहाँ पर तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही हुई थी। इसके अलावा जो यमन की राजधानी है सना, अब वहाँ से भी ये लोग अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। हाउथी मूवमेंट को देख लेते हैं। ये 1990 में शुरू हुआ एक मूवमेंट है, किसके खिलाफ, तो वहाँ पर एक तानाशाह हुआ करता था, अली अब्दुल्ला साले। तो अली अब्दुल्ला साले की तानाशाही के खिलाफ, उसके विरोध में खड़ा हुआ था कौन, हाउथी रिबेलियंस। और उसी टाइम शुरू हुआ था क्या, हाउथी मूवमेंट। करीब ये 1994 के आसपास की बात थी। अगर यमन के बारे में चर्चा है तो इसके बारे में, इस कंट्री के बारे में, इसके मैप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा पड़ता है यमन। कहाँ का देश है ये, खाड़ी देश है, यानी कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये सब देश जहाँ पर हैं उन्हीं के आसपास पड़ता है यमन। एकदम साउथ पॉइंट पर उसके खाड़ी देशों के। ये रहा इसका, ये रहा यमन। अगर इसके नॉर्थ में बात की जाए तो क्या पड़ता है, इसके नॉर्थ में पड़ता है सऊदी अरेबिया कंट्री। इसके ईस्ट में पड़ता है ओमान। इसके साउथ ईस्ट में पड़ता है इंडियन ओशियन का अरेबियन सी वाला पार्ट। एंड इसके साउथ में पड़ती है गल्फ ऑफ एडन। अगर वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पड़ती है रेड सी। रेड सी जिसके ऊपर होकर जाती है स्वेज कैनाल, जिससे वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वहाँ से ट्रेड होता है स्वेज कैनाल से। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सी एक स्टेट है जो उसको जोड़ती है, वो पड़ती है बाबल मंदेब स्टेट। ये भी यमन के पास वाले एरिया में ही आती है। तो क्या क्या हो गया, इसके नॉर्थ में सऊदी अरेबिया, ईस्ट में ओमान, साउथ ईस्ट में अरेबियन सी, एंड साउथ में गल्फ ऑफ एडन। एंड इधर वेस्ट में क्या पड़ता है, रेड सी। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सी स्टेट जोड़ती है, बाबल मंदेब स्टेट। ये यमन की लोकेशन। अगली खबर देखते हैं। एवेयस मोटला के बारे में है ये। क्या है ये, अजीब सा नाम है इसका, एवेयस मोटला। तो ये एक मछली की एक प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पर, उड़ीसा की महानदी, उसी के बारे में ये खबर है। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम ओडिशा हैव कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश इनटू ओडिशा महानदी। तो ओडिशा की महानदी में कुछ
कुछ जो शोध करने वाले लोग थे उन्होंने एक नई मछली की प्रजाति खोजी है जिसका नाम है अवेयस मोटला। कैसी प्रजाति है? तो ये है एक मीठे पानी की मछली है ये, यानी कि सादा पानी में रहने वाली मछली है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसका कलर आप देख सकते हैं, वाइब्रेंट येलो कलर है यहाँ पर, वाइब्रेंट येलो कलर्ड बॉडी है इसकी। रिसर्च किसके द्वारा की गई थी? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इसकी परमिशन से ये स्टडी कंडक्ट की गई थी बहरामपुर यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसको खोजा गया है। अगर इस मछली की बात करें तो इसकी फैमिली पड़ती है अवायोस लॉक्स्यूडर्सिडे, ये इसकी फैमिली पड़ती है। एंड जो इसको मोटला नाम दिया गया है अवायोस मोटला, ये मोटला नाम इसको वहीं के जो क्षेत्रीय निवासी थे, जो वहाँ के कुछ मछुआरे थे, उनके द्वारा इसको ये मोटला नाम दिया गया है। अगली खबर है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। आई होप ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी प्रेस्टीजियस क्रिकेटर रहे हैं। उनके बारे में क्या खबर है देख लेते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र सीएम मिस्टर एकनाथ शिंदे अनवील्ड अ 14 फीट हाइट स्टैच्यू ऑफ सचिन तेंदुलकर एट मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। तो जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है उसमें एक 14 फीट की सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसने किया है अनावरण? तो वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस प्रतिमा को अनवेल्ड किया है। क्यों किया है? तो अगर सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो उन्होंने जो अपना करियर का पहला मैच था, सचिन तेंदुलकर डेब्यूट फॉर रणजी ट्रॉफी, यानी कि रणजी ट्रॉफी के लिए जो उनका पहला मैच था उसका डेब्यूट उन्होंने कहाँ किया था? वानखेड़े स्टेडियम में। इसके अलावा जो उनकी लाइफ का लास्ट मैच था वो भी उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे माइलस्टोन थे जो उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में अचीव किए थे, तो उन सबको याद करते हुए उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उनकी प्रतिमा लगाई गई है कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। देखते हैं इस स्टैचू को बनाया किसने है। तो प्रमोद कामले जी, एक काफ़ी बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अहमदाबाद। और देश की काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्तियों का इन्होंने निर्माण किया है, तो इन्होंने ही बनाया है, प्रमोद कामले जी ने, किसको? सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा को। अक्सर दिवाली के आसपास हमें खबरें सुनने में आती हैं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा धुंध छा गया या फिर वहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वैसे ही कुछ न्यूज़ है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिल्ली फिर से चर्चा में आ गया है। देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। दिल्ली एनसीआर फेसेस अ सीवियर कंडीशन ऑफ पोल्यूशन, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल इज रजिस्टर्ड आउट ऑफ 400, यानी कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो अपनी सीवियर कंडीशन पर पहुंच चुका है। कितना? 400 का AQI ये पार कर चुका है। क्यों पार कर चुका है? तो आप सभी जानते हैं इस टाइम पर पराली की समस्या और भी कई कारणों से दिल्ली में पोल्यूशन का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि अभी दिवाली नहीं आई है, हो सकता है दिवाली के बाद ये रेट और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पटाखों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अनाउंस फॉर क्लोजर ऑफ स्कूल फॉर 2 डेज। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने विद्यालयों की स्कूलों की छुट्टी कर दी है। कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए। किस लिए? दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के लेवल को देखते हुए। अकॉर्डिंग टू CAQM, द ग्रेडेड Response Action Plan GRAP for NCR region has been classified under 4 different categories of adverse air quality in Delhi. तो दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है वो हमेशा ही बहुत हाई रहता है। तो उसके लिए एक प्लान लाया गया था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। किस क्षेत्र के लिए? दिल्ली के NCR रीजन के लिए। किसके द्वारा लाया गया था? CAQM के द्वारा। उसके अनुसार जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसको 4 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। आगे देख लेते हैं वो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं। तो ये रही उस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की 4 कैटेगरीज। पहली आती है पुअर। तो इसमें अगर AQI आपका 201 से लेकर के 300 के बीच में है तो आपके मतलब जो पॉल्यूशन की कंडीशन है वो पुअर हालत में, यानी कि खराब स्थिति में है।
इसके बाद आता है 301 से 400। अगर इस रेंज में आपका दिल्ली का पोल्यूशन रिकॉर्ड किया जाता है तो आती है वेरी पुअर कैटेगरी। नेक्स्ट आता है सीवियर यानी कि गंभीर स्तर पर। अगर एक्यूआई लेवल 400 से लेकर के 450 के लेवल पर आ जाता है तो एक काफ़ी गंभीर स्थिति मानी जाती है पॉल्यूशन को लेकर के। और इस टाइम जो दिल्ली का लेवल एक्यूआई लेवल है वो इसी लेवल पर है, सीवियर लेवल पर। इसके बाद कैटेगरी आती है सीवियर प्लस पर, यानी कि अगर 450 को पार कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सीवियर प्लस की कैटेगरी में वो आता है। आगे देख लेते हैं CAQM के बारे में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है। एक एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया था। इट इज़ अ कमीशन सेटअप फॉर मैनेजमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। किसके लिए? तो ये कमीशन बनाया गया था मेनली दिल्ली NCR और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रदूषण को रिकॉर्ड करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक सांविधिक निकाय है। कब इसकी स्थापना हुई थी? अगस्त 2021 में। अगर इसकी बात करें सांविधिक निकाय, तो 3 तरह के निकाय आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहली आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें वो बॉडी आती है संवैधानिक निकाय में जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। संवैधानिक निकाय जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, तो वो उन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक UPSC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब होती हैं संवैधानिक निकाय। सेकेंड नंबर पर आती है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय। तो जिन बॉडीज का गठन किसी एक्ट के थ्रू किया जाता है उनको बोलते हैं सांविधिक निकाय। लाइक CAQM, इसका ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इसको बोलेंगे हम कार्यकारी निकाय। इसके लिए किसी एक्ट को इन बॉडीज को बनाने के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ना ही इनका जिक्र किसी संविधान के किसी भाग में होता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग, ऐसी बॉडीज को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, ये 3 तरह की बॉडीज होती है। तो CAQM की बात करें तो ये कौन सी बॉडी आती है? स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक निकाय। अगली खबर है नंदिनी दास जी के बारे में। इंडिया बोर्न ऑथर नंदिनी दास won the British Academy Book Prize 2023 for understanding the global culture। ध्यान रखिएगा, बुक से आप बुकर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बुकर प्राइज वो अलग होता है। ये कौन सा प्राइज है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ये किसने जीता है? इंडिया में जन्मी हुई नंदिता दास जी ने। किस लिए? जो पूरे विश्व का ग्लोबल कल्चर है उसको समझने के लिए। किस बुक कौन सी बुक है इनकी? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। इन्होंने इंडिया और जो ब्रिटिश थे और जो मुगल के रिलेशंस थे उस टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी की थी और अपनी बुक पब्लिश की। तो इस बुक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नंदिता दास जी के बारे में बात करें तो ये प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर की। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। अगर ब्रिटिश एकेडमी
बुक प्राइस के बारे में बात करें तो एनुअली अवार्ड ये देती है गिवन बाय द ब्रिटिश एकेडमी फॉर आउटस्टैंडिंग स्कॉलरली कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पूरे विश्व के कल्चर के बारे में कुछ आपने अगर स्टडी की है उसके बाद उस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। अ लीडिंग इंटरनेशनल नॉन फिक्शन प्राइज, तो ये किस कैटेगरी में प्राइज देती है? नॉन फिक्शन की कैटेगरी में प्राइज देती है ये संस्था। प्राइज मनी क्या रहती है? 25,000 ब्रिटिश पाउंड, ग्लोबल ब्रिटिश पाउंड, इतनी इसमें प्राइज मनी रहती है अवार्ड में। नेक्स्ट खबर देखते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 तो एक बहुत ही बड़ा ये मेगा फूड इवेंट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? इस प्रोग्राम का न्यू दिल्ली में। मेनली प्लेस कहाँ है? वहीं पर जहाँ पर G20 की मीटिंग हुई थी। कहाँ? भारत मंडपम एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। पार्टिसिपेंट्स इसमें कितने हैं? तो टोटल अराउंड 80 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पीएम विल डिसबर्स सीड कैपिटल असिस्टेंस टू 1 लाख SHGs एंड ऑल्सो इनॉग्रेट फूड स्ट्रीट। तो 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें सीड कैपिटल को देंगे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा एक फूड स्ट्रीट का भी इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है इस इवेंट के दौरान। ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, टू शोकेस द रिच इंडियन फूड कल्चर टू दी वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो जितनी डाइवर्सिटी इंडिया के फूड में पाई जाती है उतनी डाइवर्सिटी विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। तो इसी डाइवर्सिटी को, इसी इंडियन फूड कल्चर को पूरे विश्व को दिखाने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। कब से कब तक होगा ये? सेलिब्रेट 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आप सभी जानते हैं इस साल क्या है? 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। तो उसको एक तरीके से मनाने के लिए भी इस इवेंट को लॉन्च किया गया है। अगली खबर देख लेते हैं। AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है यूके में। खबर देखते हैं। द AI सेफ्टी समिट 2023 वॉज हेल्ड इन ब्लेसले पार्क, बकिंघमशायर, यूके में। तो कहाँ पर हुआ है? ब्लेसले पार्क, बकिंघमशायर में ये मीटिंग बुलाई गई है और अपनी तरह की ये पहली मीटिंग है AI को लेकर के। क्या बात की गई है इसमें वो देखते हैं। कब से कब तक हुई थी? 1 से 2 नवंबर, यानी कि 2 दिन पहले की बात है। इस मीटिंग की बैठक बुलाई गई थी। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी समिट, यानी कि AI को लेकर जो खतरे हो सकते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करने के लिए ये अपनी तरह की पहली मीटिंग है। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द समिट। तो भारत की तरफ से इसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनको भेजा गया है, वो इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वही, इट विल ब्रिंग टुगेदर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, लीडिंग AI कंपनीज, civil societies groups and experts in research to consider the risk of AI, especially at the frontier of development, and discuss how they can be mitigated through international coordinated action। तो ऐसा कहा जाता है कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो दोधारी तलवार है, तो उसका हमें बहुत अच्छे से समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए कि AI से आने वाले टाइम में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उन खतरों से बच करके हम AI का किस तरीके से अधिकतम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट्स की, अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ की और बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि AI पर काम कर रही हैं उनको बुला करके ये मीटिंग हेल्ड की गई है ताकि आगे का अपना कुछ एजेंडा बनाया जा सके। क्योंकि ये मीटिंग ब्रेसले में इसका आयोजन किया गया है, तो वहीं पर एक डिक्लेरेशन साइन हुई है सारी देशों के बीच में। क्या नाम है इसका? ब्रेसले डिक्लेरेशन।
डिक्लेरेशन बाय 28 कंट्रीज विद EU। तो इसमें टोटल कितने मेंबर हो गए? 28 कंट्रीज प्लस EU। EU अपने आप में 28 कंट्रीज का ग्रुप बन जाता है। तो 28 कंट्रीज प्लस EU के बीच में ये जो डील है, ये डेक्लेरेशन साइन किया गया है, इसलिए इनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी? AI के बारे में। अगर AI के बारे में देखा जाए अदर रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो कॉलिंस डिक्शनरी ने इसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कॉलिंस डिक्शनरी पब्लिश्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इट्स कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। क्यों दिया गया है? क्योंकि इस साल ये वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा था, बार बार रिपीटेटिव मोड में इसका नाम लिया जा रहा था, इस वजह से इस वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपनी डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर शामिल किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड यूजेज ऑफ द टर्म डोमिनेटिंग द नैरेटिव इन द ईयर। मैंने आपको बताया कि वर्ड में बार बार उपयोग करने की वजह से एक्सेलरेटेड तौर पर इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने अपने डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर घोषित किया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वक्त पर। इसे तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से इसका एक्सेस ले सकते हैं। तो कल तक के लिए फिर थैंक यू सो मच।